आई एम श्योर आप सभी ने जानते हैं। ये हैं अशोक कुमार साहब, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब, लता मंगेशकर जी, देव आनंद साहब, कामिनी कौशल जी, प्राण साहब और देविका रानी। पर जिस जगह ने इन सबको और साथ ही बहुत से और लोगों को पहचान दिलाई कि आप उस जगह को जानते हैं, ये जगह जो मेरे घर से मात्र 18 मिनट की दूरी पर है। मैं यहाँ बहुत सालों से जाना चाहती थी, पर शायद पहले कभी संयोग ही नहीं बना। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और निकल चुके हैं अपने नए सफर पे। ये जगह जिसने ना सिर्फ कितने ही लोगों के सपने पूरे किए, बल्कि मुंबई और पूरे भारत के इतिहास में एक बहुत अहम जगह भी बनाई। इस जगह का रोल सिर्फ यही मुंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के लोगों पर, यानी आपके और मेरे जीवन पर भी हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉम्बे टॉकीज की। जी हाँ, और शायद हम वहां पहुंच भी गए। ऑटो वाले ने हमें यहाँ ये कहकर छोड़ा है कि मंजिल सामने है, पर सामने तो कुछ खास दिख नहीं रहा। तो चलिए पूछते हैं। दादा, यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज होता था, आगे है? कितनी आगे? राइट? अच्छा, अंदर लेना है? अच्छा, राइट लेकर बस वहीं पे है। थैंक यू। अब बात करें कि बॉम्बे टॉकीज क्या है, तो दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज वो कंपनी थी जिसने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हिंदी फिल्मों की काया पलट कर रख दी थी। इंडिया के फर्स्ट फ्यू फिल्म कंपनीज यानी प्रोडक्शन हाउसेज में से एक था बॉम्बे टॉकीज, जिसको फिल्म मेकर हिमांशु राय, उनकी वाइफ एक्टर देविका रानी और फिनेंसर राज नारायण दुबे जी ने मिलकर 1934 में शुरू किया था। बॉम्बे टॉकीज पूरे भारत में बहुत ही जल्द एक बेहद इनोवेटिव और हाईली रिसोर्स्ड मूवी स्टूडियो का खिताब पा चुका था। अछूत कन्या, किस्मत, जीवन प्रभा, महल, जिद्दी और एक से एक बढ़कर कई फिल्मों का निर्माण यहाँ हुआ। अशोक कुमार एक्टर बनने से पहले यहाँ मुंबई टॉकीज में ही लैब असिस्टेंट हुआ करते थे और यहीं उन्हें अपना पहला ब्रेक भी मिला। और इसी के साथ हमें मिले फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार दादा मुनि। मधुबाला जी को अपनी पहली फिल्म, देवानंद को अपनी पहली हिट फिल्म, दिलीप साहब को अपना पहला ब्रेक, राज कपूर को अपनी पहली फिल्म, लता मंगेशकर जी को अपना पहला हिट गाना आएगा आने वाला, किशोर कुमार जी को अपना पहला ब्रेक, एंड द लिस्ट गोज ऑन गाइस। इस स्टूडियो ने कितने ही लोगों की जिंदगियां संवार दी। मैं उस दौर में थी तो नहीं, पर वो फिल्में अमर हैं और इसीलिए शायद उन फिल्मों को और उनके किरदारों को महसूस किया है मैंने। मुझे भी उन फिल्मों ने खुली आंखों से सपने दिखाए हैं। भैया, बॉम्बे टॉकीज किधर? लेकिन वो जो ऑफिस हुआ करता था बॉम्बे टॉकीज का, वो किधर है? क्या चीज़ का? मतलब प्रोडक्ट वो था ना जहाँ पे फिल्में बनती थी। तो ये सीधा चले जाओ, सीधा आगे लेफ्ट मारना, ऐसा रोड चला जाएगा। लेफ्ट, आगे जाकर लेफ्ट मारना है। ओके। उस समय में जर्मनी से फिल्म मेकिंग सीखकर लौटे हिमांशु राय और देविका रानी बॉम्बे टॉकीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे और इसीलिए यहाँ वो सब शुरू किया गया जो उस दौर के लिए बिल्कुल अनसुना था। उस वक्त में 25 लाख की फंडिंग रेज कर बॉम्बे टॉकीज ने साउंड एंड इको प्रूफ स्टेजेस, लेबोरेटरीज, एडिटिंग रूम्स, मूवी प्रीव्यू थिएटर, यहाँ तक कि टीम में यूरोपियन टेक्नीशियंस को भी शुमार किया। वन ऑफ हुम वाज दी फ्रांज ओस्टिन। और याद रहे दोस्तों, ये 30s का दौर था। अच्छा हाँ, यहाँ एक और बात, हमारी अपनी देविका रानी भी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा होने के साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड की पहली रेसिपिएंट बनी। दादा, यहाँ बॉम्बे टॉकीज का जो ऑफिस हुआ करता था वो किधर है, जहाँ फिल्में बना करती थी? वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस तो अभी भी है ना शायद? नहीं, लेकिन खंडर जैसा हो गया तो वो लोगों ने पत्रा मार के रख दिया। तो वो पत्रा डाल के जो रखा है यही रोड पे, इसी रोड पे आगे, मतलब लेफ्ट राइट? नहीं, यही सेंटर, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है नहीं। तो आपको कुछ आइडिया है क्या कि पहले जब बॉम्बे टॉकीज हुआ करता तो ये सब एरिया क्या था जहाँ पर अभी ये सब दुकानें हैं? ये सब इंडस्ट्रीज बन गए ना फिर। हाँ, लेकिन पहले ये पूरा वो पूरा शूटिंग चलता था इधर। पूरा यहाँ तक भी सब शूटिंग। हाँ, अशोक कुमार जी से पूरा कार्य इधर से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज का ये सफर मेरे लिए पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक अजीब सी कश्मकश का सफर है, क्योंकि इतने सुनहरे पास्ट का प्रेजेंट ये बदले मिजाज की गलियां कैसे हो सकती हैं। जैसे कि आप इस सेमी फिक्शनल नैरेटिव में भी देख सकते हैं, जो ऑरेंज में मार्क किया गया है वो बॉम्बे टॉकीज है और उसके इर्द गिर्द जो एरिया है जिसे ग्रीन से मार्क किया गया है वो यही एरिया है जहां मैं हूं इस समय।
पर ऐसा तो अब यहाँ कुछ लगता नहीं। आज के इस एपिसोड में मेरी चाहत उस बॉम्बे टॉकीज को देखने की है जो मुंबई और पूरे भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। पर मेरे साथ साथ शायद आपको भी इल्म हो गया होगा कि इस ऐतिहासिक जगह के हालात और मिजाज दोनों बदल चुके हैं। मिजाज भले ही बदले से लगते हों, पर पास्ट को सेलिब्रेट तो हम आज भी कर सकते हैं, है ना? तो इसी नोट पे बॉम्बे टॉकीज की टीम में 1938 तक आते आते 400 पेड एम्प्लॉय शुमार हो चुके थे, जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन एम्प्लॉयज के रहने के लिए घर भी इसी कॉम्प्लेक्स में थे। मैंने देखा तो नहीं, पर इमेजिन करके बेहद रौनक से भरा माहौल लगता है। घरों के साथ साथ मलाड में स्थापित बॉम्बे टॉकीज के इस कॉम्प्लेक्स में फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में काम में आने वाली चीजों के लिए फाउंडर्स ने यहाँ शॉप्स भी रेंट पर दी थी, जैसे कि लाइट्स, कैमरास, कैमरा रिपेयरिंग शॉप्स एटसेट्रा। ये कंपनी अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, एक खूबसूरत खुशनुमा दुनिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में ही इतनी जगह थी कि एक साथ एक ही टाइम पर अलग अलग जगह अलग अलग सेट्स लगे होते थे, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे। उस समय मलाड एरिया पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए कंपाउंड के बाहर भी ज्यादातर जंगल ही था। कहना सेफ होगा कि शूटिंग के लिए क्रू एंड कास्ट का सारा काम वहीं हो जाया करता था। सब अच्छा चल रहा था। एक आम इंसान मानो बॉम्बे टॉकीज की छाव में आते ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया करता था। बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली इंडिया की पहली पब्लिक लिमिटेड फिल्म कंपनी बन चुकी थी। पर फिर आया 1939। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो बॉम्बे टॉकीज जहाँ शूट होता मारेंगे ना, हाँ, आपको एक ओल्ड खंडर दिखेगा जो पत्थरों से शेड में है। अच्छा, इस साइड में। लेफ्ट मार के। थैंक यू। दोस्तों, मालूम था कि मंजिल अब बेहद करीब है, शायद मोड़ के उस पार। पर अब दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सी कुलबुलाहट थी, मानो मेरे ही एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला हो। पता हो कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, पर फिर भी चाहत हो किसी चमत्कार की। पर फिर रिजल्ट आया और जिस बात का डर था वही हुआ। बॉम्बे टॉकीज का ये मंजर देख मैं चुप्पी बांध गई। क्या यही वो जगह है जिसे मैं इतने सालों से देखना चाहती थी? पहले आ भी जाती तो क्या मिलता? क्या मुंबई की यही वो ऐतिहासिक जगह है जिसने हजारों जिंदगियां बनाई, लाखों सपने सच किए, जिसके मेन गेट के बाहर हजारों ऑडिशन देने वालों की लाइन दिन रात लगी रहती थी, जहां लोग एक्टर्स की एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे, जिसे न जाने कितने ही आलीशान फ्राइडेज की सोहबत नसीब हुई, कोई गिनती ही नहीं। पर आज ये इमारत शायद एक एक दिन गिन रही है। रास्ते में मिले लोगों ने मुझे इस जगह को खंडर कहकर बताया था, पर सच कहूं तो इस सब के बावजूद इस जगह को खंडर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कभी अनगिनत लोगों के लिए मंदिर रही ये जगह आखिर खंडर कैसे हो सकती है? पता नहीं क्यों, पर आगे लिया एक एक कदम मुझे पीछे यानी पास्ट में ढकेल रहा था। क्या मैं कुछ खोज रही थी? शायद इस इमारत के सुनहरे दिन? पता नहीं, तब भी नहीं पता था और अब भी नहीं। और बस यूं ही इस जगह के दर्शन कर हम निकल गए वापस अपनी मंजिल, अपने घर की ओर।
अभी भी इनमें से कोई कोई इमारत अपने पुराने जामे में दिखती है। रुककर शायद बात करनी चाहिए थी। बहरहाल माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने कहानी तो पूरी की ही नहीं। तो हम कहानी के उस मोड़ पर थे जहां सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक आया 1939। बात है तब की जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी थी। जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर चुका था। इंडिया तब तक आजाद नहीं हुआ था और ब्रिटेन के साथ इस लड़ाई में खड़ा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे टॉकीज के सभी जर्मन टेक्नीशियंस को अरेस्ट कर लिया। जिस दौरान ये सब हुआ उस समय लगभग 15 से 20 फिल्में बॉम्बे टॉकीज के फ्लोर पर थीं। इस सब से बॉम्बे टॉकीज को ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हुए। सब कुछ मानो वहां थम गया। और इस मंजर से जिस एक इंसान को सबसे ज्यादा धक्का लगा वो थे बॉम्बे टॉकीज के वन ऑफ द फाउंडर्स हिमांशु राय। वो इस सदमे को सह नहीं पाए और अगले ही साल 1940 में ही पास्ड अवे ड्यू टू अ हार्ट अटैक। हिमांशु राय बॉम्बे टॉकीज के वो पिलर थे जिन पर यह स्टूडियो पूरी बुलंदियों से खड़ा था, जो उनके जाने के बाद लड़खड़ा गया। पर उम्मीद अभी बाकी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देविका रानी को स्टूडियो का जिम्मा सौंपा, जिसे देविका रानी ने बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करी। इस दौरान बॉम्बे टॉकीज ने बंधन, कंगन और किस्मत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पर 1943 आते आते कोर टीम के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए। अगले 2 साल तक बॉम्बे टॉकीज ने कुछ फिल्में बनाई जरूर, पर वो सब फ्लॉप साबित हुई। मानो बॉम्बे टॉकीज का वक्त अब करीब था। 1945 में देविका रानी ने रशियन पेंटर स्योतोस्लाव निकोलाएविच से शादी कर ली और बैंगलोर शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए और बॉम्बे टॉकीज से विदा ले ली। देविका रानी के जाने के बाद अशोक कुमार वापस बॉम्बे टॉकीज में आए और उसे एक पिता की तरह संभाला। आयरॉनिकली एक वक्त था जब बॉम्बे टॉकीज ने एक पिता की ही तरह अशोक कुमार को संभाला था। लाइफ हैड कम अ फुल सर्कल। उनके आने के बाद एक बार फिर कई हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे देव आनंद की पहली हिट फिल्म सिद्धि, महल जिसका गाना आएगा आने वाले ने लता जी को उनका पहला हिट सॉन्ग दिया। पर बावजूद इस सबके फाइनेंशियल लॉसेस के चलते बॉम्बे टॉकीज मानो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अब विदा ले चुके थे। 1954 में आई बादबान, जो बॉम्बे टॉकीज वर्कर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाई थी, वो इस आंधी में वो आखिरी तिनका साबित हुई जिसके उड़ जाने से ये गुलिस्तां भी नाबाद हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या ये कहानी पता थी? मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और अगर अभी तक आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काबिल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।